हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं नील कमल स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे और आप देख रहे हैं मेरे चैनल का एजुकेशनल सेगमेंट। हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स से रिलेटेड है, रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें हमने काफ़ी रेवेन्यू रिफॉर्म्स देखे जो कि अलग अलग गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए हैं और बाद में चल के अल्टीमेटली जितने भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए गए वो अलग अलग क्षेत्रों में लागू तो किए गए। उनका उद्देश्य भी यही था कि मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके और कृषकों की भलाई हो। तो पहला उद्देश्य पूरा हुआ, दूसरे उद्देश्य में कमी रह गई। तो साथ ही साथ ये वो समय भी था जब यूरोपियंस जो यहाँ पे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो ये भी सोच रहे थे कि जो कंट्री साइड है जहाँ पे वो ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो ना सिर्फ रेवेन्यू उगाही के लिए अच्छी जगह है बल्कि यहाँ पे उन फसलों को भी पैदा किया जा सकता है जिसकी जरूरत यूरोप में है। और यही वजह थी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिगो और ओपियम की खेती के लिए किसानों को प्रेशराइज करना शुरू किया। और यही नहीं, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों को उगाने के लिए बाध्य किया, यानी कि प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया एक तरह से। इस कड़ी में इन्होंने बंगाल में जूट, आसाम में चाय, यूनाइटेड प्रोविंस में ईख, सुगर केन, पंजाब में व्हीट, पंजाब और महाराष्ट्र में कॉटन और मद्रास में राइस उगाने के लिए किसानों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव जो हुआ वो ये कि रंगों का इतिहास बदल गया पूरी तरह से। इन सब के अलावा एक और खास चीज के लिए कृषकों को प्रेशराइज किया गया कि भाई आपको यही चीज उगानी पड़ेगी और वो चीज थी नील, इंडिगो। यहाँ पे जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि नीले रंग से बने हुए दो डिजाइन हैं, जिसमें कि एक आंध्र प्रदेश के वीवर के द्वारा बनाया गया है और दूसरा विलियम मॉरिस के द्वारा बनाया गया, जो कि एक यूरोपीय कवि और आर्टिस्ट था 19th सेंचुरी का। तो ये ब्लू कलर जो था वो काफी रिच था, काफी ब्राइट था। और विलियम मॉरिस ने जो प्रिंट बनाया है उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसको बनाने में इंडिगो का, भारत के इंडिगो का इस्तेमाल किया गया, भारत के नील का इस्तेमाल किया गया। तो ये दोनों ही चीजों को जो आंध्र प्रदेश के वीवर ने बनाया है और जो विलियम मॉरिस ने बनाया है, भारतीय इंडिगो का इस्तेमाल किया गया, जो कि ब्लू डाई है एक तरह से। ठीक है, पुराने जमाने में भी आप देखते होंगे, आजकल भी हालांकि मिलता है लिक्विड फॉर्म में उजाला, लेकिन पहले नील का पाउडर आया करता था, जिसे आधी बाल्टी पानी में थोड़ा सा कुछ चुटकी डाल देने से आप उसमें व्हाइट कपड़े खास करके धो सकते हैं, जिस लास्ट रिंस किया जाता था ताकि उसमें जो सफेद कपड़ा काफी समय तक होने के बाद जो पीलापन आ जाता है वो नहीं होता था और एक चमक सी आ जाती थी। और इसीलिए इसका काफी डिमांड था इंडिगो का डिमांड यूरोप में काफी ज्यादा था। क्यों यूरोप में ज्यादा था? क्योंकि अभी जो कलमकारी प्रिंट के साथ जो दूसरी प्रिंट आपने देखी विलियम मॉरिस वाली, इसको बनाने में भी इंडिगो का ही इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वहां के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें इस नील की जरूरत बहुत ज्यादा होती थी। पर इंडिगो जो था वो काफी कम मात्रा में यूरोप तक पहुंच पाता था, इस वजह से काफी एक्सपेंसिव भी था। इसकी काफी कीमत वहां के मैन्युफैक्चरर्स को चुकानी पड़ती थी, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को। तो क्या हुआ कि एक तो काफी कम मात्रा में वहां पे पहुंच पाता था, तो उन्हें किसी और प्लांट पे भी डिपेंड होने की जरूरत थी कलर के लिए। तो दो तरह के प्लांट की हम यहाँ पे बात करेंगे, एक इंडियन इंडिगो की और एक यूरोपियन वोड की। वोड भी एक प्लांट ही था जिसका इस्तेमाल कलर के लिए किया जाता था, नीले रंग के लिए। हालांकि उससे नीला रंग जो आता था वायलेट और ब्लू बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो थोड़ा सा पेल होता था, वो थोड़ा सा ब्राइट नहीं होता था इंडियन इंडिगो की तुलना में। तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या क्या था। तो पहला अंतर तो ये था कि इंडियन इंडिगो जो था वो टॉरिड जोन में पैदा किया जाता था, जबकि यूरोपियन वोड जो था वो टेम्परेट जोन में पैदा किया जाता था। दूसरा, इंडियन इंडिगो का जो क्वालिटी था वो बहुत ही अच्छा था, ये रिच ब्लू कलर देता था, जबकि वोड की जो क्वालिटी थी वो अपेक्षाकृत कम थी, क्योंकि वो पेल और डल कलर देती थी। वॉयलेट और ब्लू कलर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था।
तीसरा, इंडियन इंडिगो जो था क्योंकि काफी कम मात्रा में यूरोप में पहुंच पाता था तो काफी एक्सपेंसिव होता था, काफी कॉस्टली होता था, जबकि वोट जो है वो यूरोप में इजीली अवेलेबल था, इसीलिए उसकी कीमत कम पड़ती थी, तो वो सस्ता भी पड़ता था और इजीली अवेलेबल भी था। इसकी पैदाइश की जाती थी नदर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ जर्मनी में, इसके अलावा ब्रिटेन में। तो क्योंकि वो लोकल मिल जाता था इसीलिए वो अपेक्षाकृत सस्ता होता था। तो ये तो अंतर था, पर इस अंतर की वजह से क्या हुआ कि दोनों में ही एक कंपटीशन हो गया, यानी इंडियन इंडिगो में और यूरोपियन वोड में। ये कंपटीशन दरअसल रंगों में नहीं होकर प्रोड्यूसर्स में हुआ, क्योंकि जो इसकी पैदाइश करवाते थे, क्योंकि एक तो वो प्रोड्यूसर्स थे जो इंडियन इंडिगो उगाते थे, दूसरे वो प्रोड्यूसर्स थे यूरोप में जो कि वोड की पैदाइश करवाते थे। अब इसमें बहुत अच्छे से ठन गई है ना। तो यूरोपियन प्रोड्यूसर्स को जो वोड की खेती करवाते थे, इतना खतरा महसूस हुआ इंडियन इंडिगो से कि इन्होंने अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि भाई आप इसको बैन कीजिए, इसके इंपोर्ट को बैन कीजिए, नहीं तो हमारा जो व्यापार है वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो ठीक है भाई, ऐसा किया गया। तो एक तरफ तो यूरोपियन वोड प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है बैन लगा दो, वो हो भी गया। पर जो क्लॉथ डायर्स थे वो एक्चुअली इंडियन इंडिगो को ही चाहते थे। समय बदला, क्योंकि ये हम 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 13th सेंचुरी की, जब इस तरह की परिस्थिति थी। लेकिन 13th सेंचुरी से समय बदल के अब 17th सेंचुरी में आ गए, और 17th सेंचुरी में आके पहले तो जैसे हमने देखा था कि ये नदर्न इटली में, फ्रांस में, जर्मनी एंड ब्रिटेन में होता था और ये वोड की पैदाइश होती थी, ठीक है। लेकिन अब 17th सेंचुरी में आके बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिगो को उगाना स्टार्ट कर दिया। इसके आगे की भी कहानी है, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से इंडिगो ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में बल्कि इंडिया में उगाया जाने लगा, उसके पीछे क्या सिस्टम चला उसकी भी बात करेंगे। पर फिलहाल मैं ये बताऊं कि इंडियन इंडिगो जो था वो इतना ज्यादा डिमांड में था कि वोड उसके सामने कहीं भी ठहर नहीं पा रहा था। यूरोपियन प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि ठीक है इंडिगो पे बैन लगे, लेकिन इसकी डिमांड वहां पे डायर्स के द्वारा, जो कपड़ों की रंगाई करते थे, उनके द्वारा इतनी ज्यादा थी। और बाद में चल के कुछ प्रोड्यूसर्स ने इंडिगो को लोकली उगाना शुरू किया। वो कौन सी जगह है पहले वो हम देख लेते हैं। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने सेंट डोमिंगो में, कैरेबियन आइलैंड के सेंट डोमिंगो में इंडिगो उगाना स्टार्ट किया। इसके अलावा पोर्चुगीज जो थे उन्होंने ब्राजील में, इंग्लिश जो थे उन्होंने जमाइका में, स्पेनिश जो थे उन्होंने वेनेजुएला में, और नॉर्थ अमेरिका के भी काफी हिस्सों में इंडिगो को उगाया जाने लगा। पर यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इंडिया जो था वो उस समय का बिगेस्ट सप्लायर था पूरे वर्ल्ड में। तो ये तो था रंगों का इतिहास, और रंगों का इतिहास को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर नील की खेती की इतनी क्या जरूरत थी और क्या वजह थी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने नील की खेती के लिए भारत को चुना। तो सबसे बड़ी वजह जो थी वो एक तो ये कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, बड़ी मात्रा में मशीनों से कपड़े बनने लग गए थे और सफेद कपड़ों को रंगने के लिए रंगों की आवश्यकता थी। और दूसरी बड़ी बात ये हुई थी कि जो उस समय के एग्जिस्टिंग सप्लायर्स थे, जो वेस्ट इंडीज और नॉर्थ अमेरिका के जो देश थे जो सप्लाई करते थे, तो 1783 से लेके 1789 के समय में उनका जो प्रोडक्शन था वो काफी कम हो गया। क्या वजह थी, ये तो विश्व परिदृश्य में क्या चल रहा था इस समय में वो देखने से पता चलेगा। पर क्या हुआ कि एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिमांड काफी बढ़ रही थी, दूसरी तरफ इन देशों से उसकी पूर्ति होना संभव नहीं था। तो अब जो डायर्स थे वो डिस्परेटली ढूंढ रहे थे कि आखिर कौन से जगह पे नील की खेती की जाए ताकि जो सफेद कपड़ों का प्रोडक्शन हो रहा है उनको रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये वो समय था जब इन्हें भारत में इसकी काफी संभावना नजर आई। वजह मैंने पहले ही बताई थी, क्योंकि भारत का एक तो इंडिगो जो था वो काफी रिच था, कलर में, क्वालिटी में, सभी चीजों में, और दूसरे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे जिन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना के रखा था। तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए यूरोप की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये था रंगों का इतिहास। इस वजह से इन लोगों ने भारत में नील की खेती शुरू की। अब भारत में नील की खेती जो शुरू की तो इसकी अलग अलग पद्धति थी। तो वो कौन सी पद्धति थी, इसे यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं उस सिस्टम की चर्चा करूंगी जिसके तहत भारत में नील की खेती की गई और उस नील की खेती का क्या अंजाम हुआ
हम वो सारी चर्चा अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।